ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सन 2024 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, उस बोर्ड एग्जाम के लिए हम आपका हिंदी विषय का एक सैंपल क्वेश्चन मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं। इस मॉडल पेपर की तरह ही आपका यूपी बोर्ड 2024 का मॉडल पेपर आएगा। पूरा सॉल्यूशन देखने के साथ साथ पूरी चीजें हम यहां पर A to Z चीजें बहुत ही बारीकी, बहुत ही ढंग से समझेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वैसे तो एक शिक्षक को आदेश देना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में केवल रिक्वेस्ट की जा सकती है, आदेश नहीं। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जितना हो सके उतना आप शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा लीजिए, क्योंकि कभी भी फेक अपडेट हम नहीं देते हैं। 2023-24 सेशन में, यानी आपका जब बोर्ड परीक्षा 2024 की होगी, तो आपका पेपर कैसा आएगा वो पैटर्न पूरा समझते हैं। पूरा ऐसा ही सेम, ऐसे ही पैटर्न पर आपका आधारित होगा। कितने नंबर में क्या है वो सारी चीजें हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए समय, सबसे पहले आप देखते हैं समय। ये हिंदी है कक्षा 10 के लिए। धीरे धीरे सारी विषयों के पेपर हम करा देंगे, नो डाउट, नो टेंशन, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे और पूर्णांक आपका 70 का होगा, ठीक है। प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो आपको पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। 2 खंडों में आपका पेपर होगा, एक तो खंड आ होगा और दूसरा खंड बा होगा। ये समझने वाली बात है। आप अभी नए आए हैं हाई स्कूल में, 2024 में एग्जाम देंगे। समझने वाली बात यह है कि जो आपका खंड आ है और बा है, इसमें क्या अंतर है वो अंतर समझिए। और पुराने पेपर 2023 के जितने हुए वो सब हम करा चुके हैं ऑलरेडी, आंसर की दे चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ का मतलब यह है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिन्हें आप अपनी भाषा में MCQ बोर्ड की भाषा में कहा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी आपको 20 अंकों की OMR शीट पर देने होंगे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर। वो चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, चित्रकला हो, चाहे गणित हो, चाहे अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट में 20 अंक के MCQ OMR पर होने बिल्कुल तय हैं, जो कि 9th में आप दे भी चुके होंगे। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी 20 नंबर के 20 प्रश्न आएंगे। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसको काटना नहीं है, इरेजर नहीं लगाना है, व्हाइटनर नहीं लगाना है। अगर आप इरेजर, व्हाइटनर या खुरच देते हैं तो वो आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी, अमान्य हो जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। अब यहां से शुरू होता है आपका खंड आ, और इस खंड आ में 20 अंकों के आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आचार्य शुक्ल, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। अब 20 क्वेश्चन आराम से हल करेंगे। यह कहा जा रहा है कि आचार्य शुक्ल किस युग के लेखक हैं। आचार्य शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य शुक्ल, सिंपल सी बात है, शुक्ल युग के लेखक हैं। आपका ऑप्शन सी सही होगा। 4 गोले बने होंगे। 4 गोले कहां बने होंगे? आपकी OMR शीट में बने होंगे। चारों में ऑप्शन दिए होंगे A, B, C और D। अब आपको उत्तर यहां पर प्रश्न संख्या 1 का कौन सा सही हुआ है? C। तो आप क्या करेंगे? C वाले पे आपको डार्क करना होगा, ठीक है। OMR शीट कैसे फिल करें ऑलरेडी हम बता चुके हैं, और ये भी बता देंगे 2024 में कैसे फिल करें। तो इस तरह आपका आंसर कर देंगे आप, ठीक है। तो यहां पर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा शुक्ल युग का। और इसकी PDF अगर डाउनलोड करना है इस पेपर की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा, या modelpaper.info पर चले जाएंगे तो पूर्ण रूप से हर सब्जेक्ट के पेपर मिल जाएंगे 2024 के लिए। अजात शत्रु किस विधा की रचना है?
तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, ध्रुव स्वामिनी हो, चाहे अजातशत्रु हो, ये सब नाटक हैं। और किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। तो अजातशत्रु की विधा सी हो जाएगा नाटक, और अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। समझ गए आप? चलिए फिर तीसरा प्रश्न आता है और कहता है लहर किसकी रचना है? लहर जो है वो किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है? नहीं है। और हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है, निराला की नहीं है। लहर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। इन्होंने कामायनी लिखी है, इन्होंने आंसू लिखा है, इन्होंने झरना लिखा है, इन्होंने लहर लिखा है। ठीक है, तो आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक तमाम रचनाएं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्ल युग की समयावधि बतानी है। तो देखो जो शुक्ल युग है वही छायावादी युग है। काव्य में जो छायावाद युग चल रहा था 1918 से लेकर के 1936 तक, या 1919 से लेकर 1938 तक, यही आपका था शुक्ल युग। तो 1919 से लेकर के 1938 तक की जो अवधि रही थी वो शुक्ल युग की रही थी। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया और रात आई और काली, लग रहा था फिर न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, कक्षा में जब हम गाते हैं और बच्चे बाद में करते हैं फिर तो मजा आता है। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर, ये क्या है? ये कविता नहीं है भाई साहब, ये क्या है? ये आत्मकथा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और हमने कई बार बताया है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर। इनकी आत्मकथा पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। कितने? 4 भागों में है। 4 भागों में है। उन चारों भागों की ट्रिक है क्या? नी ब द। कहने का मतलब है क्या से क्या भूलूं क्या याद करूं, नी से नीड़ का निर्माण फिर, बा से बसेरे से दूर, दा से 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भागों में प्रकाशित है। ठीक है, तो सही जवाब आपको मिल गया बी ऑप्शन। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखिए, भारत भारती किस विधा की रचना है? भारत भारती, अच्छा विधा की रचना पूछा है, लेकिन यहां पर विधा नहीं है, युग है। तो किस युग की रचना है? यहां पर युग लगा लीजिए, युग। किस युग की रचना है? तो भारत भारती द्विवेदी युग की रचना है। और भारत भारती है किसकी? ये गुप्त जी की है। गुप्त बोले तो कौन गुप्त? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो मधुशाला किसकी रचना है? मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया माला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। फिर आते हैं 9 नंबर पे, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो सन 1843 से लेकर के आज तक का जो समय है वो सब आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ो।
हाँ, मतिराम किस युग के कवि हैं? चिंतामणि, मतिराम, बिहारी, घनानंद, बोधा, आलम, द्विजदेव, ये सब किस काल के हैं? ये सब रीति काल के हैं। ठीक है, मतिराम किस काल के हैं? मतिराम रीति काल के कवि हैं। और फिर अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? कि हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, है ना। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो है हास। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, बिहारी आतप पर्यो प्रभात। वैसे अगर रस इसमें पूछ ले तो इसमें श्रृंगार रस हो जाएगा, लेकिन पूछा क्या है वो पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार है। अगर इसमें छंद पूछ ले तो छंद ये दोहा है। ठीक है, अब यहां पूछ रहा अलंकार कौन सा है, तो अलंकार यहां पर आपको पहचानने की ट्रिक बता ही चुके हैं। मनो आ गया, तो मनो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो कोई भी छंद हो उसमें 4 चरण ही होते हैं। रोला में लगभग 1-2 छंदों को, छप्पे को छोड़कर छप्पे में 6 चरण होते हैं। रोला में कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कितने चरण होते हैं? अच्छा, रोला में 4 ही होते हैं। ठीक है, रोला जैसे सुनो, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, वे हैं यही प्रसिद्ध छत्रपति वीर शिवाजी। तो चारों हो गए ना, 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं रोला में, छप्पे में 6 चरण होते हैं, और कुंडलिया में भी लगभग 6 चरण होते हैं। और यहां पर फिर कहा गया है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण में आ उपसर्ग में कर्षण शब्द लगा हुआ है। कर्षण माने खींचना। ठीक है, यानी जो अपनी तरफ कोई चीज खींच रही हो तुमको, उसको आकर्षण कहते हैं। कहेंगे वो आकर्षण का केंद्र बिंदु है, यानी वो अपनी तरफ सबको खींच रहा है, लालायित कर रहा है। तो आ उपसर्ग लगा है, डी ऑप्शन सही होगा। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। वैसे संस्कृत में 3 भेद भी बताए गए हैं। पीतांबर में कौन सा समास है? पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास यहां पर हो जाएगा। और इस बार आपको 100% सिलेबस पढ़ना है, 30% के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर देखिएगा, अक्ष का तद्भव शब्द क्या होगा? अक्ष का मतलब होता है आंख, तो यहां पर अक्ष का आंख हो जाएगा, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 18 कहता है यड़ संधि का सूत्र क्या है? तो गुण संधि का हो जाएगा आद गुण, और दीर्घ संधि का हो जाएगा आकाश वर्ण दीर्घा, वृद्धि संधि का वृद्धिरेच हो जाएगा। यहां पर सही जवाब आपका हो जाएगा सी, यड़ संधि का इको यड़ची है। ये गलत, ये तीनों ऑप्शन गलत है। सही क्या है? इको यड़ची। ठीक है, हिचकियां आ रही हैं, कोई मुझे याद कर रहा है, तुम जैसा बच्चा। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति बताओ। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति बताना है आपको। यहां देखो, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा फलस्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? फलस्य है, रामस्य रामयो रामाणाम, फलस्य फलयो फलानाम, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा।
20वां और अंतिम प्रश्न ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू। अपठत धातु का वचन और रूप बताना है। अपठत, पठति पठतः पठन्ति, अपठत अपठताम अपठन। तो ये एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का है, ठीक है। वो भी लकार कौन सा है, यहां पर अपठत में लंग लकार हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आएंगे वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न का मतलब ये होता है कि आपको इनके उत्तर जो है कॉपी पर लिखकर देना होगा, ठीक है। वर्णात्मक प्रश्न खंड बा में आएंगे, इनके उत्तर आपको कॉपी पर लिखकर देना होगा। यानी ये जो गद्यांश है, ये जो पूरा खंड बा होगा, ये 50 अंक का होगा और 50 अंक को आपको कॉपी पर लिखकर इनके सारे के सारे उत्तर देना होगा और 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव ओएमआर पे गोला भर देना होगा, बस। वो कॉपी पे नहीं लिखने हैं। तो 50 20 70 का हो जाएगा, ठीक है। 50 और 20 70 का हो जाएगा और प्लस 30 आपका वो मिलकर के 100 का पूर्णांक बनेगा। कौन सा, ये इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन। ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव रुचि के लोगों में मित्रता हो। ये पाठ कहां से लिया गया, पहला देखो, हमेशा एक गद्यांश 2 आएंगे और इस गद्यांश में आपको यहां पर 3 प्रश्न मिलेंगे, 2-2 नंबर में मिलेंगे, 6 नंबर का होगा। 2 गद्यांश आएंगे, 2 में से आपको 1 करना होगा, ठीक है। समझो, 2 प्रश्न आपके बाय डिफॉल्ट होंगे, फर्स्ट और सेकंड। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये 2 प्रश्न बाय डिफॉल्ट हर एक गद्यांश में मिलेंगे, हर एक चैप्टर के गद्यांश में मिलेंगे। तीसरा प्रश्न जो है ये आपका इसी गद्यांश में खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, ठीक है। फिर लिख देंगे इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक, क्लियर। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करते समय आप हमेशा एक हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, अंश की व्याख्या। हम कॉपी भी लिख के बता देंगे और अंडरलाइन करेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, ठीक है, कि मित्रता में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ही 2 व्यक्ति एक ही स्वभाव के हों अथवा एक ही रुचि के हों। 2 विभिन्न प्रकार की रुचि एवं स्वभाव व्यक्तियों में भी मित्रता हो सकती है, ठीक। क्योंकि आधुनिक समाज में हो चाहे किसी भी समाज में हो, लोग एक दूसरे में विभिन्नता देखकर ही एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि जो गुण हम में नहीं है शायद उसमें हों, ठीक। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, इसका उत्तर यह है, जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मिले कि इसमें वे गुण हो। इतना उत्तर आप देखो कितना सरल है, गद्यांश में ही सर्च कर लो। अथवा आप ममता भी पढ़ा चुके हैं हम आपको। हे भगवान, तप के लिए, विपत के लिए फेर दीजिए पिताजी, विपत्ति के लिए इतना आयोजन, फेर दीजिए परम पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना दुस्साहस पिताजी, फेर दीजिए इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। परम पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध
इतना साहस पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो हम ब्राह्मण को 2 अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। अब यहां पर देखिएगा, संदर्भ लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के ममता नामक कहानी से उद्धृत है और इसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ममता के द्वारा, अच्छा रेखांकित अंश, तो यहां पर आप लिखेंगे कि जब मुगलों का उत्कोच ममता के पिता चूड़ामणि स्वीकार कर लेते हैं और थालों में भर भर के, तमाम थालों में भर भर के सोना चांदी जवाहरात लेकर के आते हैं, तो ममता कहती है कि यह परमपिता की इच्छा के विरुद्ध है। पिताजी, इतना दुस्साहस ठीक नहीं है। इस धरती पर कोई ना कोई हिंदू तो भूपृष्ठ पर बचा ही रह जाएगा जो हम जैसे ब्राह्मण को तो 2 मुट्ठी अनाज दे सकेगा और हम उसी में गुजारा कर लेंगे, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ये परमपिता परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध है। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो पिता के द्वारा मुगलों का उत्कोच यानी रिश्वत स्वीकार करना परमपिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। फिर पद्यांश आएगा, यह भी उतना ही होगा। अब पहले आता था संदर्भ प्रसंग व्याख्या, लेकिन अब क्या आएगा? 3 प्रश्न बिल्कुल गद्यांश की तरह, इसमें 2-2 नंबर के आएंगे, 6 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इस बार भी चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंग गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए। चरण कमल बंदो हरि राय, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराए। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराए। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाए। चरण कमल बंदो हरि राय। सूरदास जी कहते हैं कि मैं कमल के समान चरणों वाले हरि की वंदना करता हूं, यानी कमल रूपी चरण वाले ईश्वर की मैं वंदना करता हूं, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी गिरी को लंघे है। यहां पर लंघे है, लंघ है यानी लंगड़ा भी गिरी माने पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई माने दिखाई देने लगता है। बहरा सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंक अर्थात जो रंक भिखारी होता है वो भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास कहते हैं कि वे करुणामयी स्वामी हैं, करुणा के घर हैं, दया के भंडार हैं। मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूं। तिहि माने उनके, पाई माने चरणों की वंदना करता हूं, या उन चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत पद्यावतरण या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक से उद्धृत है। बस रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक है। अलंकार पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी। कि सुनी सुंदर बैन सुधारस, साने सयानी है जानकी जानी भली। सोनी सुंदर बैन सुधारस, साने सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दसैन, तिन्हें समझाई कछु मुस्काए चली। तुलसी ते ही अवसर सो है सबे, तुलसी तही अवसर सोए सबे। अवलोकति लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसै मानो मंजुल कंज कली। तो ये कहां से लिया गया है? ये वन पथ पर से लिया गया है। ठीक है, वन पथ पर, लेखक तुलसीदास, और तुलसीदास की कौन सी कृति है? कवितावली। ठीक है, समझ गए आप? यहां से लिया गया। अब समझो, हाँ, कि सुनी सुंदर बैन सुधारस, साने सयानी है जानकी जानी भली। सुंदर बैन माने वचन, सुधारस माने अमृत रस से, साने माने सने हुए, सयानी हैं जानकी जानी भली। सीता जी भली भांति जान गई, और क्योंकि सीता जी चतुर हैं तो उनके अमृत रस से सने हुए सुंदर वचनों को सुन करके
इसके ग्राम वधुएं सीता जी से प्रश्न करती हैं कि कौन जा रही हैं। तो सुन सुंदर बैन सुधार साने, अमृत रस से सने हुए सुंदर वचनों को सुनकर के सीता जी जानकी सीता है वो बहुत ही ज्ञानी है और बहुत ही चतुर है, वो भली भांति समझ गई। तो तिरछे करि नयन, तो नेत्रों को तिरछे करके समझाए कछु मुस्काई चली, कुछ समझा करके उन ग्राम वधुओं को मुस्करा करके आगे बढ़ गई। फिर तुलसीदास कहते हैं ते ही अवसर सोहें सबय, उस अवसर पर सबय है यहाँ पे, सोहें सबय, उस अवसर पर सभी इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे। अवलोकति लोचन लाहु अली, अर्थात नेत्र रूपी भंवरे समझो उस वक्त का लाभ उठा रहे थे, उनको देख करके नेत्र रूपी भंवरे लाभ उठा रहे थे। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग अर्थात प्रेम रूपी सरोवर में भानु उदय, सूर्योदय होने पर बिगसी मनुमंजल कंज कली, मानो मंजुल माने सुंदर होता है, कंज माने कमल की कलियां खिल गई हों। ठीक है, कि प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य के उदित होने से मानो सुंदर कमल की कलियां खिल गई हों और भंवरे अपने नेत्र रूपी भंवरे उनका रसपान कर रहे हों। ठीक, तो टोटल चीज यहां पर यह है, जो राम और सीता और लक्ष्मण हैं उनको देखकर ग्राम वधुओं के मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, सीता जी उनको कुछ समझा, जो ग्राम वधुएं प्रश्न करती हैं कि कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं, कि ये जो सांवले से हैं तुम्हारे ये कौन हैं। तो सीता जी चूंकि चतुर हैं, ज्ञानी भी हैं, तो वो मुंह से कुछ नहीं कहती, वो नेत्रों से इशारा करके, साइन दे करके, संकेत दे करके, उनको तिरछे नेत्र करके कुछ समझा करके आगे बढ़ जाती हैं। तुलसीदास कहते हैं कि उस समय सभी ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे सूर्योदय हुआ हो और सरोवर में कमल खिलते हैं तो भंवरे आकर के उन पे गुनगुन करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार उस समय भगवान श्री राम सूर्य लग रहे थे, ग्राम वधुओं का जो प्रेम था वो सरोवर हो गया था और मन रूपी उसमें कमल की कलियां खिल गई थीं और नेत्र रूपी भंवरे उनका रसपान कर रहे थे। ठीक, तो ऐसा है इसका सिस्टम। ये है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ बता चुके हैं, व्याख्या बता चुके हैं। अनुराग तड़ाक तथा मनु मंजुल कली में कौन सा अलंकार है। ठीक, तो अनुराग रूपी तड़ाग यहां पे रूपक अलंकार है और मानु मंजुल कंज कली में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा क्योंकि मनु है ना, मानो सुंदर कंज कली। ठीक है, सुंदर कंज माने कमल की कली, तो मनु मतलब मन मानो जन जानो। फिर यहां पर आपका फिर आएगा एक संस्कृत का गद्यांश, दो आएंगे संस्कृत के गद्यांश, पहले तो एक ही आता था, अब दो आएंगे संस्कृत के गद्यांश और एक का हिंदी अनुवाद करना होगा, वो भी आपका संदर्भ सहित 5 अंकों में मिलेगा, क्योंकि 2 अंक का संदर्भ होगा, 3 अंक का अनुवाद होगा, इसमें 5 नंबर मिलेंगे। तो ऐसा माने यह, नगरी माने नगरी, भारतीय संस्कृते माने भारतीय संस्कृति, संस्कृत माने संस्कृत, भाषाया माने भाषा, चा माने और, केंद्र स्थलम माने केंद्र स्थली, अस्ति माने है। यह है नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत। देखो ये संस्कृति, इसके अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है, और एक ये है संस्कृत। ठीक है, ये संस्कृति है और ये संस्कृत है। इसकी अंग्रेजी होगी संस्कृत। ठीक है, ये इसकी अंग्रेजी होगी कल्चर। समझ गए आप, सभ्यता, कल्चर, सिविलाइजेशन। ठीक है, रहन सहन, रीति रिवाज सब जिसमें सम्मिलित हो वो कल्चर है, जिसमें धर्म सम्मिलित हो, रीति रिवाज सम्मिलित हो वो संस्कृति है, जिसमें हमारी सभ्यता हो, संस्कृति हो, संस्कार हो वो संस्कृति है। और संस्कृत क्या है, वो एक भाषा है जो संस्कारित की हुई भाषा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ संस्कार हैं, उसे संस्कृतिकृत कहेंगे। तो अंतर है। तो ये जो है यह है नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। इत एव है, इतेव, यहीं से संस्कृत वांग्मयस्य, यहीं से संस्कृत वांग्मय अर्थात संस्कृत साहित्य का, संस्कृते चा और संस्कृति का, आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने सब जगह, प्रसृता माने फैला है। मुगल युवराज दारा सिको, यहीं से संस्कृत और संस्कृति और संस्कृत साहित्य और संस्कृति का
प्रकाश सब जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया। सा माने वह, तेषाम माने उसके, ज्ञानेन माने ज्ञान के द्वारा, तथा माने इतना, प्रभावित हुआ, अभवत माने हुआ, यत माने की, तेन माने उसने, उपनिषदाम माने उपनिषदों का, अनुवाद माने अनुवाद, पारसी माने फारसी, भाषायाम माने भाषा में, कारितः माने कराया। ठीक है, तो ये हो गया वाराणसी चैप्टर से। फिर आ गया ये लास्ट में चैप्टर भारतीय संस्कृति। ये कहां से है? ये भारतीय संस्कृति से है। ठीक, तो आप इसका संदर्भ कैसे लेंगे? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, ऐसा लिख देंगे। तो यानी कि मानव जीवनस्य संस्करणम, मानव जीवनस्य माने मानव जीवन को संस्करणम, संस्कारित करना ही संस्कृति है। ठीक, अस्माकम माने हमारे, पूर्वजा माने पूर्वज, मानव जीवनम, मानव जीवन को संस्कर्तुम, संस्कारित करने के लिए, महानतम माने बड़े बड़े, प्रयत्नम माने प्रयत्नम, अकुर्वन माने किए, ते माने उन्होंने, अस्माकम जीवन से हमारे जीवन को, संस्करणाय संस्कारित करने के लिए, यान आचारान विचारान, जिन आचारों विचारों को, आदर्शन दिखाया, तत् माने वह, सर्वम माने सब, अस्माकम माने हमारी, संस्कृति माने संस्कृति है। ये हो गया। फिर अगला आएगा, दो आपको श्लोक दिए होंगे, दोनों श्लोक में एक करने से 5 नंबर मिलेंगे। वो भी संदर्भ आपको लिखना होगा, तो आप ये श्लोक लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कहां से लिया गया है? जीवन सूत्राणि नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद लिखो। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। मानम अर्थात घमंड को, हित्वा माने त्याग कर, प्रियो माने प्रिय, भवति माने हो जाता है, क्रोधम माने क्रोध को, हित्वा माने त्याग कर, ना माने नहीं, शोचति माने शोक करता है, कामम माने काम को, हित्वा माने त्याग कर, अर्थवान माने अर्थवान। इसमें हित्वा अर्थवान में देखो ये दीर्घ संधि है, तो ये हित्वा अलग लिखो और प्लस अर्थवान, तो हित्वा अर्थवान हो जाएगा। हित्वा माने त्याग कर, अर्थवान माने धनवान, भवति माने हो जाता है, लोभम मां माने नहीं, कश्चित माने कोई, दुख भाग भवेत अर्थात कोई भी दुखा भागी न बने, अर्थात कोई भी दुखी न हो। फिर आपका आएगा, यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है कि सर इसमें एक क्वेश्चन करना है या 2 करना है। आपको अपने जिले के अनुसार एक खंड काव्य पढ़ना होगा, उस खंड काव्य में से एक क्वेश्चन करना होगा और यहां पर मात्र 3 नंबर में एक प्रश्न करना होगा। ठीक, जैसे यहां पर सपोज दैट मुक्ति दूत चलता है, यहां पे 2 प्रश्न आए हैं, लेकिन इसमें आपको करना कितना है? ओनली इन 2 में से केवल एक ही करना है। चाहे आप पहला प्रश्न कीजिए चाहे दूसरा कीजिए, हर में सब में यही है, 2-2 आएंगे, एक करना होगा 3 नंबर में। ठीक, तो अपने जिले के अनुसार आपको करना है। फिर देखिएगा, आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक एक रचना का नाम उल्लेख करना, जैसे राजेंद्र प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, आचार्य शुक्ल हैं। इस बार 5 नंबर में आपका आना है, 3 नंबर में आपका जीवन परिचय, 2 नंबर में रचनाएं, कुल 5 नंबर में आपका जीवन परिचय आएगा और 5 का काव्य और 5 का गद्य, कुल मिला के 10 नंबर के जीवन परिचय आपको याद करने होंगे। ठीक, चलो, और वो बता देंगे हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वैसे अभी तो सब पढ़ते रहिए। फिर अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, 2 नंबर में मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना होगा, 2-2 4 नंबर में। जैसे भारतीय मूलम किम, पुराजा कहासीत, चंद्रशेखरा कहासीत, वीरा वीरेण केन पूजिते। तो वीरा वीरेण केन मतलब वीरेण पूज्यते, चंद्रशेखरा एका देशभक्ता, पुराजा एका भारत वीरा।
अब यहाँ पर देखो अंत में आपको एक श्लोक लिखना, श्लोक नहीं, निबंध लिखना होगा। निबंध आपका 9 नंबर में आएगा। ठीक है, रूपरेखा आपको बना लेनी है। रूपरेखा बनाने के बाद आपको 2 नंबर मिल जाते हैं और 7 का आपको निबंध, कुल मिला के 9 नंबर में आपका निबंध आता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका मॉडल पेपर जो कि आपका 2024 में सेम पैटर्न पर आधारित होगा। तो आप इसे तैयार कर लें और बेहतरीन ढंग से इसी पैटर्न पर आधारित आपका आएगा। तो तैयारी आपको टोटल इसी पेपर के अकॉर्डिंग करनी है कि क्या कितने नंबर में आना है, वो ऑलरेडी हम बता दिए हैं। सिलेबस आपको 100% पढ़ना है और शेयर कर दीजिए इसको, और पीडीएफ इसकी डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, और टेलीग्राम पे भी हम अपडेट कर देंगे। लेकिन टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, ज्ञान सिंधु कंपटीशन क्लासेस के ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के नाम से सही स्पेलिंग डालिएगा तो टेलीग्राम मिल जाएगा। धन्यवाद।